जय हिंद दोस्तों। डिफेंस प्रोक्योरमेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन 5 पिलरों के ऊपर हमेशा खड़ा रहेगा। पहली है दक्षता यानी एफिशिएंसी, दूसरा है कम लागत यानी इकोनॉमी। इसका मतलब सिर्फ सस्ता सामान खरीदना नहीं, बल्कि सही गुणवत्ता वाला सामान सही समय पर खरीद और सबसे वाजिब दाम पर खरीदना। तीसरा और सबसे अहम है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। रक्षा सौदों में पारदर्शिता सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन डीपीएम 2025 इस पर बहुत जोर देता है। जो जानकारी एक बोलीदाता को मिले वही सबको मिले, नियम और समय सीमा पहले से ही स्पष्ट हो, और सबसे महत्वपूर्ण सभी निविदाएं ओपन टेंडर या जिस वेबसाइट पर प्रकाशित होनी है उन्हीं पर होनी चाहिए। शर्त में बाद में छिपाई या बदली नहीं की जानी चाहिए। इसके अलावा फेयरनेस और प्रतिस्पर्धा कंपटीशन को बढ़ावा देना भी अनिवार्य है, ताकि सरकार को सबसे अच्छी डील मिले। रक्षा खरीद में 2 तरह की प्रक्रियाओं का पालन होता है, एक होता है प्रोसीजर, एक होता है फाइनेंशियल। प्रोसीजर का मतलब ये है कि जो आप खरीद प्रक्रिया को कैसे चलाते हैं, आपके स्पेसिफिकेशन बिल्कुल स्पष्ट, ताकि किसी भी वेंडर को अनुचित लाभ ना मिले। जितनी जरूरत हो उतनी ही मात्रा में खरीदें, फालतू स्टॉक खरीदने से बचें। सबसे अहम, हर छोटे बड़े निर्णय का लिखित रिकॉर्ड अनिवार्य है। यानी आप कोई भी चीज ले रहे हैं, जैसे यदि आपने 2 कूलर लिए, एक कूलर छोटा और बड़ा, तो आपको दोनों के कारण एकदम स्पष्ट लिखने चाहिए। रक्षा खरीद में एक कहावत है, इफ इज नॉट ऑन पेपर इफ डिड नॉट हैपन। अब बात करते हैं फाइनेंशियल प्रोसीजर की। यह बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत पर आधारित है। हर अधिकारी को सार्वजनिक धन खर्च करते समय उतनी ही सतर्कता बरतनी चाहिए जितनी वह अपनी निजी पैसे खर्च समय बरतता है। इसका मतलब सीधा है, पैसों की खरीद बर्बादी नहीं होनी चाहिए और निर्णय में कोई व्यक्तिगत लाभ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। डीपीएम 2025 में एक होता है इंटीग्रिटी पैक्ट यानी इंटीग्रिटी कोड। इसका बहुत ही कड़ाई से पालन किया जाता है। भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी या बोली में मिलीभगत कॉल्यूजन पर 0 सहिष्णुता यानी 0 टॉलरेंस है। अगर किसी वेंडर को कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसे तुरंत घोषणा करनी चाहिए। याद रखिए, झूठी घोषणा करने पर आपको प्रतिबंध या बैन किया जा सकता है। आज के दौर में रक्षा खरीद सिर्फ सामान खरीदना नहीं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। इसलिए डीपीएम 2025 में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को प्राथमिकता देता है। अगर कोई सामान भारत में बन सकता है तो पहली प्राथमिकता स्थानीय निर्माण यानी इंडिजिनस को मिलेगी। इसके अलावा एमएसएमई और स्टार्टअप को सहयोग देने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल हिस्से पर। हम खरीदारी करते कैसे? मोटे तौर पर खरीदारी 2 प्रकार की होती है, स्वदेशी और विदेशी। विदेशी खरीद के लिए विशेष स्वीकृतियां लगती हैं, लेकिन प्रक्रिया के हिसाब से देखें तो आज के समय में 2 ही रास्ते हैं, जैम से खरीदना और बिना जैम के खरीदना। जीएफआर 2017 के नियम 149 कहता है, जो भी सामान या सेवाएं गवर्नमेंट ई मार्केट पैलेस यानी जैम पर उपलब्ध हैं, उन्हें जैम से खरीदना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन, पारदर्शी और तेज है। अगर कोई वस्तु जैम पर उपलब्ध नहीं है, तब हम नॉन जैम तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए डीपीएम 2025 में स्पष्ट वित्तीय सीमाएं तय की गई हैं। इसे ध्यान से नोट कर लें। 50,000 तक बिना किसी कोटेशन के यानी डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। इसके लिए एक सीएफए का सर्टिफिकेट लगता है। 50,000 से 5। अगले वीडियो में हम चैप्टर 3 पर बात करेंगे, जो कि प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया के अगले चरणों के बारे में होगा। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण और काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को शेयर करें। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। और वैश्विक निविदा यानी ग्लोबल टेंडर में किया जाना हो, ताकि अधिकतम कंपटीशन मिल सके। इसके अलावा यदि पीएससी प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट जैसी विशेष स्थितियों के लिए भी नियम है। जब सामान बनाने वाला दुनिया में सिर्फ एक हो। तो दोस्तों, यह था डीपीएम 2025 का चैप्टर 2।
यह चैप्टर हमें सिखाता है रक्षा खरीद में सिर्फ क्या खरीदना है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कैसे खरीदना है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पारदर्शिता, निष्पक्षता और मेक इन इंडिया का यह ढांचा भी भविष्य की मजबूत और आत्मनिर्भर भारतीय सेना की नींव रखेगा।